सिर्फ इंडिया तक सीमित है कि हम बाहर के देशों में भी ये चीज फॉलो की जाती है? आपको सिर्फ गूगल पे इतना सा सर्च करना है, क्या दुबई वास्तु ऑस्पिशियस है, क्या व्हाइट हाउस वास्तु ऑस्पिशियस है। फॉलो सब कर रहा है लेकिन बताता कोई नहीं है। बट तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अमीर लोग बने हैं अभी तक, क्या वो वास्तु फॉलो कर रहे हैं? जो भी अमीर बना है वो वास्तु की वजह से बना है। कैंसर होना या फिर हार्ट अटैक आना, तो इसमें भी वास्तु का कुछ हाथ है? 110%। ये काफी मतलब डरावनी वाली चीज है। जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो इससे वो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, राइट? डेवलपर जो है वो क्लेम भी ये करते हैं कि उनके घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, तो भी लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स आती है? इसका सिंपल सा एक यही आंसर है कि वो झूठ बोल के आपको घर बेच रहे हैं। सो ये तीन चीज़ ऐसी है जो आज की तारीख में हर इंसान को चाहिए। पैसा सबको चाहिए, पैसा है तो अच्छी हेल्थ चाहिए, और अच्छा हेल्थ है तो अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, राइट? ठीक है, मैं तीनों की रेमेडीज बता के जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रथमेश और आज हम करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में एक पॉडकास्ट विद मोहित जी जाजू। सो मोहित जी एक वास्तु कंसल्टेंट है और उन्होंने अपनी वास्तुशास्त्र की विद्या से काफी लोगों की मदद की है और उनकी लाइफ चेंज की है। तो आज हम इसी वास्तुशास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे मोहित जी के साथ। नमस्ते मोहित जी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं प्रथमेश जी? बहुत ही बढ़िया। अच्छा ही हूँ। अभी आप आए तो और चीजें जानूंगा वास्तु के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले ही माफी मांगूंगा कि अगर मैंने कुछ इररिलेवेंट सवाल पूछा तो मुझे आप करेक्ट करना, क्योंकि जैसे मुझे वास्तु के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, काफी बेसिक चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं और चीजें जानना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल जो है आपको वो है, व्हाट इज वास्तुशास्त्र और ये कहां से आया वास्तुशास्त्र? तो वास्तुशास्त्र कोई शास्त्र नहीं है, वास्तु एक एंशिएंट साइंस है जो कि हमारे शास्त्रों से आई गई है। वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स एंड लैंड एनर्जीज। इनका प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ये सब वास्तु है। वास्तु इज जनरली संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है कि आप जहां रह रहे हैं क्या वो जगह रहने योग्य है या नहीं है, क्या वहां आपको पॉजिटिविटी मिलती है, क्या आपको कामनेस मिलती है, क्या आपको, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशन है तो जिस जगह आप काम कर रहे हैं क्या आपको काम करने की इच्छा होती है या आपको डलनेस महसूस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। और शास्त्र का मतलब होता है किताब। सो वास्तु शास्त्र मीन्स जो किताब वास्तु के बारे में बताती है वो होती है वास्तुशास्त्र। ओके, सो जैसे आपने कहा कि वास्तुशास्त्र एक किताब है, राइट? सो ये किताब किसने लिखी थी, मतलब किसने लिखी? कौन कौन सी ऐसी वास्तुशास्त्र की बुक्स है जो आप फॉलो करते हैं या आप जो वास्तु कंसल्टेंट है वो फॉलो करते हैं? सो बेसिकली वास्तुशास्त्रों का वर्णन हमें मिलता है सबसे पहले मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में 18 वास्तुशास्त्रियों के बारे में बताया गया है। उनमें से एक है विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी भगवान जो है वो ब्रह्मांड के पहले आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है विश्वकर्मा प्रकाशम वास्तुशास्त्र। इसी किताब में हमें वास्तु से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलती है। मैं या अदर वास्तु कंसल्टेंट, मोस्टली जो वास्तु कंसल्टेंट है इसी किताब को फॉलो करते हैं। ओके, तो मोहित जी पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको वास्तु शास्त्र में या वास्तु में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्यों आपको कैसे लगा कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट बनना है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं, लाइक यूथ में अगर चीज देख रहे हैं तो कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर ही बन रहा है, उनके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर चीजों की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं उनके बच्चों को, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ से जग गया उसमें? सो देखा जाए तो कॉलेज तक मैं भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। मेरी लाइफ पूरी तरह वास्तु ने ही चेंज करी है। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मेरी लाइफ चेंज हुई है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ सॉर्टेड हो गया है। ओके, सो मतलब आपका ये कहना है कि आपने कुछ चीजें वास्तु में ऐसी फॉलो की है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में ये सारी चीजें सही हो चुकी है, राइट? तो मोहित जी इस चीज को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपका इंटरेस्ट जगा और कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई है? जी, सो ये बात है कॉलेज के बाद की। कॉलेज के बाद कॉलेज तक मेरा बहुत अच्छा फेज चल रहा था। कॉलेज के बाद लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे मैं डिप्रेशन में गया। मेरी चीज़ें कुछ भी सही नहीं हो रहा था। आफ्टर बैचलर्स आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स। मेरे
फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन भी हुए, एक यूनिवर्सिटी से तो 100% स्कॉलरशिप भी ऑफर हुआ, लेकिन मेरे वीज़ाज ही क्लियर नहीं हुए। मैंने 2 बार वीज़ा अप्लाई किया, दोनों बार वीज़ा रिजेक्ट हो गए। देन इस सब प्रोसेस के लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ी थी मेरे फ्रेंड से, तो ऑलरेडी मुझे अमाउंट पे करना था। देन आई अप्लाइड फॉर जॉब्स। मैंने मल्टीपल जॉब्स भी अप्लाई किया, ट्राई किया, इंटरव्यूज़ भी किए, बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू किए, लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। टू ओवरकम दोज फाइनेंशियल प्रोसेस, मेरे को कहीं से कुछ भी पैसा मिल जाए, तो मैंने ऊबर ईट्स में काम किया। मैंने कम से कम 5-6 महीने ऊबर ईट्स में काम किया, जहाँ से मुझे थोड़ा पैसा मिला। इन सब चीज़ों के चलते मैं पूरा डिप्रेशन में आया। मैंने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। मैं अकेले रूम में बैठा रहता था, मेरे को रात रात भर नींद भी नहीं आती थी, 3-3, 4-4, 5-5 बज जाती थी, कब मॉर्निंग हो जाती थी मुझे पता ही नहीं लगता था। सो इन सब चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहा था। देन मेरे ही एक फ्रेंड ने मुझे एक वास्तु कंसल्टेंट से बताया। उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका था। मैं कम से कम 15 से 20 ऐसे लोगों से मिल चुका था जिन्होंने मुझे अलग अलग तरह की रेमेडीज बताई, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मरता क्या नहीं करता, मैंने उस वास्तु कंसल्टेंट से मीटिंग की, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बेसिक रेमेडीज बताई, कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स करे। उसकी वजह से मुझे इतने ड्रास्टिकली रिजल्ट्स मिले कि मैंने विद इन 2 वीक्स 7 कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए थे। मतलब 2 हफ्ते के अंदर 7 कंपनीज के ऑफर लेटर मेरे हाथ में थे। देन आई गॉट शॉक्ड कि ये कैसे, क्या हुआ, ये सब क्या साइंस है इसके पीछे, कि ये सब इतना, मतलब जहां मैं इतनी मेहनत कर रहा था तब मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, तब भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये बेसिक चीज करने के बाद मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। और उसका मतलब मेरे हाथ में अब 7 ऑफर है। नाउ आई एम द वन हु कैन चूज बिटवीन देम। वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जगा। मेरे फाइनेंशियल इश्यूज ऑलरेडी चल रहे थे, तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, मैं जॉब स्टार्ट किया। फिर बेसिकली कंपनी के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता गया, रिसर्च की, उसके बारे में डीप नॉलेज गेन किया। फिर बेसिक रेमेडीज अपने ऊपर भी यूज़ की, मेरे फ्रेंड्स को सजेस्ट किया, उनके रिजल्ट्स देखे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बारे में बताया। मतलब मैंने कम से कम नहीं करके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको फ्री में कंसल्टेशन दिया। उनके बेसिस पे रिजल्ट्स जो मुझे मिले, फीडबैक मिले, उस पर काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। इस फील्ड में बहुत नॉलेज मिला। अभी भी मुझे बहुत नॉलेज लेना बाकी है, क्योंकि ये फील्ड इतनी वास्ट है कि आप कभी इसके बारे में पूरा सीख ही नहीं सकते। तो यहीं से मेरी वास्तु में जर्नी स्टार्ट हुई और तभी से मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत बढ़ा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। अभी जैसे आपने कहा, अपने आपके फेलियर के बारे में एक पार्ट बोला, और जैसे आपने वास्तु के बारे में बोला कि जैसे आपके लाइफ में वास्तु आया वो चीजें चेंज होना चालू हुई। अभी अगर मैं इस चीज को थोड़ा अपने तरफ से भी ले लूं, तो मैंने भी अपनी लाइफ में काफी चीजें फेस की है, लेकिन मेरे भी रिजल्ट चेंज हुए, लेकिन मैंने कॉन्शियसली कोई मेरे वास्तु में चेंजेस नहीं किए थे। मतलब आई डोंट नो, शायद किए भी होंगे, पर ये मतलब आपको कितना बिलीफ है कि ये सही में वास्तु के थ्रू ही हो रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म अगर आपने वो प्रॉब्लम फेस की और अचानक आपको उसके रिजल्ट मिले हैं, तो 110%, 100 नहीं, 110% इसका रीजन वास्तु ही है। जाने अनजाने आपके घर में, या आपने अपने घर में कुछ ऐसे चेंजेस किए होंगे, या आपने वर्किंग जहां पर आप काम करते हैं वहां कुछ ऐसे चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं उस पर्टिकुलर चीज के। वास्तु, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 5 एलिमेंट्स पे बेस होती है, जो कि आपकी बॉडी जिस एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बनती है, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, अर्थ, इन्हीं 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग ही वास्तु होती है। ओके, तो इन सब को अगर हम अच्छे वे में अगर बैलेंस करते हैं तो हमारा वास्तु सही हो जाता है। हाँ, इसके अलावा हमें डायरेक्शंस, इनका प्रोपोर्शन, लैंड एनर्जीज भी देखनी होती है। वास्तु इज ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, डायरेक्शन, अभी आपने डायरेक्शन के बारे में बात किया, अपने डायरेक्शन के बारे में बोला। डायरेक्शन का रोल क्या है वास्तु में? वास्तु में डायरेक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वास्तु के हिसाब से 16 डायरेक्शंस होती है। ये एक मिथ है लोगों को कि 4 ही डायरेक्शन होती है या 8 ही डायरेक्शन होती है, या कुछ 10 डायरेक्शंस भी मानते हैं, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग 16 डायरेक्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेबल है, अगर इस टेबल को हम सेंटर से 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो जो 16 पार्ट होंगे वो 16 डायरेक्शंस होगी इस पर्टिकुलर टेबल की। वैसे ही हमारा घर भी 16 पार्ट में डिवाइड होता है। सेंटर से
अगर हम हर घर का एक सेंटर होता है जिसको हम ब्रह्म स्थल बोलते हैं, उस सेंटर से हम जब घर को 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट की एक डायरेक्शन निकल के आती है। तो हर एक डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट होता है जो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके नॉर्थ में कुछ इशू हो, कोई वास्तु दोष हो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आप आपके रिलेशनशिप में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष हो। इस तरह से ये जो 16 डायरेक्शन है वो डिवाइड होती है आपके घर में, प्लस आपको इफेक्ट करती है आपकी लाइफ में। तो जैसे आपने अभी 16 डायरेक्शन के बारे में बताया, यूजुअली जो लोग हैं वो 4 या 8 डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, राइट? आपने 16 डायरेक्शन को डिफाइन किया अभी, उसके बारे में बताया, वो लोगों के लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है? सो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बता दीजिए, आप आपका जब एक नया घर लेने जाते हैं या आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो वहां पे भूमि पूजन होता है, राइट? वहां हम किसकी पूजा करते हैं, आपको कोई आइडिया है? भूमि की पूजा क्यों की जाती है? ताकि वो हमें कुछ अच्छी चीज, मतलब शायद कुछ अच्छी, या फिर आप ही बता दीजिए क्या है। तो अगर देखा जाए तो उस भूमि की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जीज हो या फिर कुछ भी नेगेटिविटी हो वो वहां से चली जाए, राइट? तो बेसिकली वहां पर हम वास्तु पूजा करते हैं, राइट? अगर आप अपने किसी बड़े से पूछेंगे या घर में किसी से भी पूछेंगे, जब आपने कभी नया घर लिया है तो आप वास्तु पूजा करवाते हैं। तो बेसिकली वास्तु पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वास्तु नामक एक दानव था। ओके, सो ये दानव कहाँ से आया? सो जब भगवान शिव और एक राक्षस अंधकासुर, उनका जब युद्ध हो रहा था तो वो युद्ध कई हजारों सालों तक चला। अंधकासुर ये कौन है? अंधकासुर एक दानव है जो कि भगवान शिव का ही अंश था। जब भगवान शिव और अंधकासुर की फाइट हुई तो अंधकासुर भगवान शिव का अंश होने की वजह से इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव के साथ उसका युद्ध हजारों सालों तक चला। ओके। और जब ये युद्ध चल रहा था तो भगवान शिव को उस युद्ध के दौरान जब पसीना आया, पसीना जब धरती पर गिरा, इस भू पर गिरा, तो उस पसीने से एक नए जीव की उत्पत्ति हुई। वो नया जीव उत्पत्ति होते ही उस जीव को भूख लगी, तो उसको जब भूख लगी तो उसने अंधकासुर का खून पिया। अब भगवान शिव का अंश अंधकासुर दानव का खून पिया तो वो जो उत्पत्ति हुई थी वो भी दानव उत्पत्ति हो गई, राइट? जिसकी वजह से उसका नाम वास्तु पुरुष रखा गया। जब वास्तु पुरुष को भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि भगवान मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तो भगवान हमारे भोले बाबा है, भोले बाबा ने उनको बोला कि आपको जो इच्छा है आप खा सकते हैं। उन्होंने हर एक चीज खाना चालू करी, ठीक है? हर एक चीज जो उनके सामने आता वो उनको खाते चले गए। जब देवताओं ने ये चीज देखी कि ये हर एक चीज को खा रहे हैं तो भगवान इंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है ये स्वर्ग लोग भी खा जाए, ये पृथ्वी लोग भी खा जाए। इस भय से ये सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने इस दानव को उत्पत्ति करी है। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो इस सृष्टि के रचयिता होते हैं, राइट? क्रिएटर होते हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि में हर चीज क्रिएट करते हैं, राइट? तो इंद्र भगवान ने जब उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी आपने इसको क्रिएट किया है तो ये इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, राइट? तो ब्रह्मा जी ने इनका उपाय बताया उनको कि आप देवता उस दानव को जमीन पे औंधा लेटा दे। जिस एरिया में वो लेटेगा, जहां तक उसकी उत्पत्ति होगी, आप सभी देवता उसके ऊपर विराजमान हो जाए, ताकि क्योंकि वो भगवान शिव का अंश था तो उसको आप हरा नहीं सकते थे, ना आप उसको खत्म कर सकते थे, राइट? आप उनको कंट्रोल कर सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने ये आइडिया दिया कि आप उसे जमीन पे औंधा लेटा दे। जब वो जमीन पे औंधा लेटेगा तो आप सभी के साथ मैं भी उस पे विराजमान होऊंगा और हम उसकी एनर्जीज को कंट्रोल करेंगे। तो जब उस दानव को जमीन पे औंधा लेटाया गया तो उस दानव ने ब्रह्मा जी से बोला कि भगवान, मैं अभी औंधा लेटा हूं तो मुझे भूख लगेगी तो मेरा आहार क्या होगा, राइट? ये दानव ने पूछा, दानव ने ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि जब भी कोई नई जमीन लेगा, नया घर लेगा या कोई नया व्यापार चालू करेगा, उस समय होने वाली पूजा में जो आहार दिया जाएगा वही आपका आहार होगा।
तो बेसिकली उस दानव को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा जी सेंटर में विराजमान होते हैं और ब्रह्मा जी के साथ 44 देवतास होते हैं जो उस दानव की एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं। यही 44 देवता एनर्जीज हमारे घर में भी रहती है और जो ब्रह्मा जी होते हैं जिसको हम सेंटर में विराजित करते हैं वही हमारे घर के सेंटर में भी रहते हैं। तो उस सेंटर ऑफ द हाउस को बोलते हैं ब्रह्मस्थल। ब्रह्मस्थल, वहीं से इसका नाम आया कि यहाँ पे ब्रह्मा जी विराजित होते हैं, वो हमारे घर का सेंटर होता है, वहीं पे ब्रह्मस्थल होता है। तो जैसे आपने कहा कि शिव जी के एक पसीने की बूंद जब पृथ्वी पे गिरी तो एक वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, राइट? तो ये तो अगर देखा जाए तो एक पृथ्वी के लिए ही सीमित हो गया, राइट? अगर हम घर ले रहे तो घर में कैसे इफेक्ट कर रहा है? अगर फिर देखा जाए तो इस पृथ्वी का ही वास्तु हमको ठीक करना पड़ेगा, या फिर उसको क्यों नहीं हम ट्रीट कर सकते? सो बेसिकली अब इस पृथ्वी पे हम सब चीज नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? हमारे हाथ में कंट्रोल करना क्या है? हम हमारा घर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई फैक्ट्री डाली है तो उस फैक्ट्री पे आपका अधिकार है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करेक्ट करना ही होगा, राइट? पूरी दुनिया में अलग अलग लोग हैं जो वास्तु को मानते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है जो वास्तु को मानती है, बहुत सारे जो नहीं मानते। इवन इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो वास्तु को मानते हैं। इवन सनातनी धर्म में होकर भी बहुत सारे लोग वास्तु को नहीं मानते। जब हम हमारे ही धर्म के लोगों को नहीं बता पा रहे हैं या कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम पूरी धरती को कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे हाथ में क्या है कि हम हमारे घर की एनर्जीज को कंट्रोल करें, उनको चैनलाइज करें, ताकि हम उससे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी लाइफ में गेन कर सकते हैं। आपने कहा था कि जैसे रिलीजन की अपने बात की थी, राइट? हम सनातन धर्म में फॉलो करते हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे हिंदुइज्म में मैंने देखा है कि लोग वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, राइट? दूसरे रिलीजन में भी ये चीज फॉलो होती है? और अगर दूसरे रिलीजन भी अगर हम पकड़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया तक सीमित है कि हम बाहर के देशों में भी ये चीज फॉलो की जाती है? तो बेसिकली आपके दो क्वेश्चन है कि एक इंडिया तक ही सीमित है वास्तु या बाहर भी है, और दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे धर्म के लोग भी क्या वास्तु फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो मैं वन बाय वन इसका आंसर देता हूँ। पहले, इंडिया को छोड़ के बाहर ऑलमोस्ट सारी डेवलप कंट्रीज वास्तु को फॉलो कर रही है। इवन सिंगापुर जैसी कंट्रीज ने तो ऑफिशियली अनाउंस किया है कि सिंगापुर वास्तु ऑस्पिशियस कंट्री है, दुबई वास्तु ऑस्पिशियस कंट्री है, यूएस का व्हाइट हाउस जो बनाया हुआ है वो वास्तु ऑस्पिशियस है। लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि दुबई में फॉलो हो रहा है या फिर व्हाइट हाउस में ये फॉलो किया है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि उधर वास्तु फॉलो की गई है? आप कभी सिंगापुर गए? नहीं। सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उन्होंने स्पेशली ये चीज मेंशन की है कि सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है और सिंगापुर जो है वो वास्तु के आर्किटेक्चर के बेस पे बना हुआ है। इवन आप जब गूगल करते हैं ना, आप गूगल तो हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस कर सकती है, कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ गूगल पे इतना सा सर्च करना है, क्या दुबई वास्तु ऑस्पिशियस है, क्या व्हाइट हाउस वास्तु ऑस्पिशियस है, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। चलो आप बाहर को रहने दीजिए, ठीक है, हम हमारी कंट्री की बात करते हैं। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो वास्तु को फॉलो करते हैं लेकिन प्रमोट नहीं करते हैं, राइट? इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिलियनर्स हैं जिन्होंने अपने घर वास्तु के हिसाब से बनवाए हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, एंटीलिया जो कि हमारे मुकेश अंबानी सर का घर है, वो भी वास्तु ऑस्पिशियस है। हमारे यूथ आइकन MSD महेंद्र सिंह धोनी, आप थोड़े टाइम पहले उनका घर देखेंगे तो उनके जो घर का मेन डोर था वो ब्राउन कलर का था, लेकिन उनका जो एंट्रेंस है वो साउथ एंट्रेंस है, तो उन्होंने अपने घर का जो दरवाजा है वो रेड कलर से पेंट कराया, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में हम रेड कलर यूज करते हैं। तो उनको भी तो किसी ने तो बताया होगा ना, राइट? करेक्ट। फॉलो सब कर रहा है लेकिन बताता कोई नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, अपने घर में डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एंट्रेंस बदलवा लेते हैं, घर चेंज कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे वास्तु रहता है लेकिन बताता कोई नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि इस चीज से मतलब मान लो कि अगर वास्तु लोगों को सही में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लोग फॉलो कर रहे हैं वास्तु को, तो इसको तो प्रमोट करना चाहिए रादर देन इसको कोई बताए नहीं, क्योंकि अगर हेल्प कर रहा है तो सबके लिए हेल्प हो जाएगी वो चीज। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे की सक्सेस नहीं एंजॉय करता है, राइट? अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो जो कंट्रीज वेस्ट में, वो कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया इतना डेवलप हो, या फिर जो कंट्रीज
है ईस्ट की वो ज्यादा डेवलप हो, राइट। तो वो सारा ज्ञान हमसे ही लेके गए हैं, हमारे शास्त्रों से पूरा ज्ञान लेके गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ पे और अपनी कंट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट किया है, आज वो डेवलप नेशंस बन गए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम भी डेवलप बने, राइट। इसी तरह इंडिया में भी कोई नहीं चाहता कि हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई बने, इसलिए फॉलो सब कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वास्तु को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनको यूज करते हैं। आपने कहीं देखा भी होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने नाम में कोई एक्स्ट्रा स्पेलिंग ऐड कर दी, वो न्यूमरोलॉजी के कारण होता है। स्पेलिंग ऐड करने के साथ साथ वो अपने घर में भी वास्तु भी करवाते हैं। तो फॉलो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रमोट नहीं करता है इस चीज को ओपनली। तो मोहित जी, जैसे आपने अभी कहा कि व्हाइट हाउस जो बना है वो भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है, वास्तु के हिसाब से बना है। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी वास्तु फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अमीर लोग बने हैं अभी तक, या फिर जो अमीर बन रहे, क्या वो वास्तु फॉलो कर रहे हैं? जो भी अमीर बना है वो वास्तु की वजह से बना है। वाह, ये आप एकदम एश्योरिटी के साथ कह सकते हो? 110%। ठीक है। अगर मान लो कि किसी के घर का अगर वास्तु खराब है, ठीक है, इन कॉमन एस्पेक्ट, किसी के घर का अगर वास्तु खराब है तो वो उस पर्सन को कैसे अफेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपके घर में कोई हेल्थ इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है, मनी से रिलेटेड इशू है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब है तो ग्रोथ नहीं मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, सेल्स नहीं हो रही है, आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप कोई इशू चल रहे हैं, आपके फादर मदर के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, सबके पीछे वास्तु ही रीजन होता है। वास्तु इतना आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ओके, ये हेल्थ के रिलेटेड, मतलब जैसे आपने कहा कि अभी मेजर जो चीजें चल रही है वो है हार्ट अटैक होना, कैंसर होना किसी को, तो ये भी वास्तु ही अफेक्ट कर रहा है? राइट। सो कैंसर अगर आपको होता है, उसका मेजर रीजन रहता है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन का होना या रेड कलर का होना। ओके। अगर आपके घर में रेड कलर है नॉर्थ ईस्ट में, या टॉयलेट है, किचन है, तो आपके घर में किसी ना किसी को कैंसर होगा ही होगा। ओके, ये काफी मतलब डरावनी वाली चीज है, डर जाएंगे लोग अगर ये सुनेंगे। लेकिन क्या इस चीज को हम ट्रीट कर सकते हैं किसी वे में? मतलब कुछ तो ऐसी चीज होगी कि इस चीज को सुधारा जा सकता है। सो जैसा अभी आपने बताया कि डर जाएंगे लोग, जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो इससे वो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपको कैंसर हो सकता है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप उसके उपाय की ओर कैसे बढ़ेंगे, राइट? तो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसको वहां से हटाना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और अगर आपको कोई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो या तो वो आपको पागल बना रहा है या फिर वो आपसे बस पैसे हटना चाहता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वास्तु पुरुष, तो वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, राइट? ओके। सो वास्तु पुरुष जब घर में औंधे लेटे होते हैं तो उनका जो सिर का पोर्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, इसलिए वहां पर टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा रूम बनाइए, वो आपको बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, तो वो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी देगा, जानलेवा बीमारी देगा। कैंसर, पैरालिसिस, ट्यूमर, ये सारी बीमारियां हो सकती है। ओके, इसमें मुझे एक ऐसा सवाल आया कि कैंसर होना या फिर हार्ट अटैक आना, ये एक पर्सन के बैड हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है। तो वो पर्सन के बैड हैबिट्स अगर है तो वो इवेंचुअली उसको भी कैंसर या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसमें भी वास्तु का कुछ हाथ है, रोल है? 110%। सो बेसिकली सबसे पहले तो कैंसर का मेजर रीजन क्या होता है कि कोई सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, ये मेजर रीजन होते हैं, राइट? जब इंसान के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, किचन होगा, तो अच्छा मैं आपको इस वे में समझाता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा होती है वो माइंड की दिशा होती है, राइट? ओके। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके दिमाग में भी वैसे ही ख्याल आएंगे। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर है तो आपके
मन में या आपके ऐसे विचार ही नहीं होंगे कि मैं दारू पीऊं, सिगरेट पीऊं या फिर गुटखा खाऊं, राइट। Okay. और आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कुछ नहीं करते फिर भी उनको कैंसर हुआ है, तो इट मीन्स कुछ तो साइंस है। सो वैसे ही हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक होता है तो आपको हार्ट अटैक आता ही आता है। लोग क्या करते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है पितरों की डायरेक्शन होती है और हेवी डायरेक्शन होती है। उस चक्कर में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट या फिर बिल्डर या जो आपके घर बनाते हैं वो लोग आपको बोलते हैं कि आपकी पानी की टंकी आप साउथ वेस्ट में बना दो। वही बाद में जाके रीजन बनता है हार्ट अटैक का। ओके तो अभी मुझे एक सवाल ऐसा आया कि हेल्थ फ्रीक है, अभी बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं न्यूज चैनल देख रहा था उसमें ऐसा था कि एक बिग बॉस में सिद्धार्थ करके कंटेस्टेंट था और उसकी डेथ जिम में मतलब हार्ट अटैक से ही हुई है और वो जिमिंग वगैरह जिम फ्रीक था वो। सो बेसिकली न्यूज में बताया था कि ओवरवेट उठाने के कारण या फिर और कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। तो क्या उसके केस में भी वास्तु दोष था कि उसका केस ही कुछ अलग था? बिल्कुल वास्तु दोष रहा होगा। अगर वो फ्लैट, जहां तक मुझे पता है वो मुंबई में रहते थे और मुंबई में मोस्टली फ्लैट्स में रहते हैं लोग, बराबर, राइट। तो फ्लैट्स में रहने की वजह से जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो आपको इतना अफेक्ट नहीं कर पाता है, राइट। पर फिर भी हो सकता है कि उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसी हेवी चीज हो या फिर हो सकता है कि कोई वास्तु दोष हो, मेजर वास्तु दोष हो, इस वजह से उनको ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई। ओके, अभी आपने इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन बताई, मैं मेरे घर को एनालिसिस करने लगा कि मेरे घर में किधर किधर क्या है, लेकिन ठीक है। तो आपने इवन डेवलपर्स के बारे में बताया, मुंबई में फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो डेवलपर जो है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है साइट होती है, वो क्लेम भी ये करते हैं कि उनके घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, आर्किटेक्चर वैसा ही बना है, तो भी लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स आती है अगर ये चीज है तो? इसका सिंपल सा एक यही आंसर है कि वो झूठ बोल के आपको घर बेच रहे हैं। अगर आपका बिल्डर बोल रहा है या फिर आपने जिससे घर खरीदा है वो बोल रहा है कि वास्तु ऑस्पिशियस घर है, या तो उससे इस चीज का प्रूफ मांगो आप, या फिर उसको बोलो कि मैं अपने लेवल पे इसका वास्तु कंसल्टेशन करवाता हूँ, जो भी फीस रहेगी वो आप लोग पे करना। 101% वो मना कर देंगे इस चीज के लिए, क्योंकि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, इन सिटीज में आप वास्तु ऑस्पिशियस घर बना ही नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। बिल्डर को अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उस चक्कर में वो लैंड हो सकता है कि वास्तु ऑस्पिशियस ले ले, उस लैंड के चक्कर में वो आपको बोल देता है कि हाँ ये पूरा जो लैंड है वास्तु ऑस्पिशियस है, पूरी बिल्डिंग वास्तु उसके हिसाब से बनी है। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बिल्डर ने बोला है कि ये वास्तु ऑस्पिशियस बिल्डिंग है, उसके बाद वहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन मिला है। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उनको अपना माल बेचना होता है इसलिए वो करते हैं। वो खुद के घर का वास्तु प्रॉपर करवाते हैं, लेकिन वो सेल कर रहे हैं, सेल के लिए वो वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें बनी है ऐसा वो कह रहे हैं, राइट। और उनके घर के वास्तु के हिसाब से उनकी बिल्डिंग्स, फ्लैट सब बिक रहे हैं क्योंकि उनके घर का वास्तु प्रॉपर है, लेकिन वो दूसरों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो अगर मान लो कि किसी को अगर फ्लैट लेना है तो उसको एक बेसिक वास्तु चेक करना है। मान लो कि एक अगर बंदा जा रहा है फ्लैट देखने, वो एक ही फ्लैट नहीं देखता है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बहुत सारी जगह पे जाता है। मान लो एक एग्जांपल 10 फ्लैट जाता है, तो हर एक टाइम वास्तु कंसल्टेंट को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर अपने घर का एक बेसिक वास्तु अंडरस्टैंड करना है तो वो कैसे करेगा अंडरस्टैंड? तो अच्छा आप एक बात बताइए, आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या टायर 1 या टायर 2 सिटीज है, इसमें मिनिमम फ्लैट की रेट क्या होगी? 1 CR। अगर आप किसी घर को लेने में 1 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप थोड़ा सा अमाउंट देके किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ नहीं ले जा सकते? ठीक है, अगर फिर भी चलो आप नहीं ले जा सकते, वैसे तो आपको बिना वास्तु कंसल्टेंट के जाना ही नहीं चाहिए घर देखने में। आप उनको एक घर दिखाओ, 10 घर दिखाओ, उस 10 में से भी जो सबसे बेस्ट होगा वो ही आपको सिलेक्ट करके देंगे, राइट। बस शर्त ये कि वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, राइट। अगर फिर भी आप नहीं ले जा सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 मेजर चीज चेक कीजिए कि उस घर के या उस फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो और उसकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो।
ये दो ऐसे वास्तु दोष है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी वास्तु दोष होता है तो वो ट्रीटेबल होता है। 100-200 रुपए की टेप्स आती है, उससे आप ट्रीट कर सकते हो। आपको ना कोई ज्यादा खर्चा करना है, ना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। 100-200 रुपए की टेप्स आती है, सिंपल सिंपल रेमेडीज होती है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, तो ये एक बेसिक आइडियल चीज है जो लोगों को फॉलो करनी है, राइट, अपना फ्लैट लेते वक्त। राइट। बेसिकली तो उनको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। आप एक घर देखें, उसका ग्रिडेड मैप बनवाइए, क्योंकि ग्रिडेड मैप से आपको सब कुछ पता लगता है उस घर के बारे में, राइट। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप कोई भी घर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी लैंड सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, पर बेसिकली अगर आपको जब बेसिक लेवल पे चेक करना है तो आप बस ये चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो, साउथ वेस्ट में कोई, नॉर्थ ईस्ट में ना, नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। ओके। और अगर मान लो कि किसी ने फ्लैट ले लिया है, ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि बहुत लोग हैं फ्लैट ले लेते, लेने के बाद अभी ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं वो लोग और उनको ये पता चलता है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट, राइट, एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये अगर दो लोकेशन में हमारे एक एंट्रेंस हो गया और ये हो गया एक वास्तु दोष, हाँ वास्तु दोष है, ये जो नॉन ट्रीटेबल है, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो फ्लैट है, घर है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, बट वो अगर फ्लैट में है तो क्या करना चाहिए? उसको अभी के अभी वो घर छोड़ देना चाहिए। अगर रेंटेड हाउस है तो खाली कर देना चाहिए, ओन्ड हाउस है तो उसको घर चेंज कर देना चाहिए। ओके, ठीक है। आप अभी ये सोचेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब इंसान को कैंसर होता है तो फिर वो लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में देने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। अभी घर में इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कैंसर होगा तो हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है, राइट। तो अगर है, हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप घर चेंज कर दीजिए, ना हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आप, हमारे पास भी कोई क्लाइंट आता है, अगर उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, हम उससे कोई पेमेंट भी नहीं लेते हैं और उसको यही सजेस्ट करते हैं कि घर छोड़ दे। ना हम उसका कोई ट्रीटमेंट करते हैं, ना उसको आगे फॉलो अप करते हैं। ओके, हम यही सजेशन रहता है कि आप जितनी जल्दी घर खाली कर दोगे आपके लिए अच्छा है। तो अभी आपने जो बताया वो ऐसी डायरेक्शन के बारे में बताया जो नॉन ट्रीटेबल है, राइट। ऐसे कौन से दोष है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं और कौन से दोष होते हैं, मतलब वास्तु दोष कॉमन? तो बेसिकली वास्तु दोष में हम कंसीडर करते हैं टॉयलेट, किचन, आपका बेडरूम का प्लेसमेंट, आपके एंट्रेंस, पॉजिटिव एंट्रेंस और नेगेटिव एंट्रेंस, ये 4 मेजर चीज होती है। उसके बाद हम जब उसमें डीप चीजें देखते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं, पर मेजरली यही 4 चीजें होती है जो हमें देखनी होती है। तो जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो ट्रीटेबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी वास्तु दोष होता है तो वो ट्रीट किया जा सकता है। ओके, सो आइडियल अगर बेडरूम की लोकेशन होगी या फिर आइडियल किचन की लोकेशन होगी, वो कौन सी लोकेशन है? ठीक है, तो मैं आपको इन चारों के ही बारे में बता देता हूँ कि क्या लोकेशन या क्या एंट्रेंस होनी चाहिए। सो मेजरली बेडरूम का लोकेशन होना चाहिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर आप एक नया कपल है, अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम नहीं भी है या फिर बेडरूम नॉर्थ में आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उसे शिफ्ट करें, और आप जब सो रहे हैं तो आपका और आपके पार्टनर का, जब आप सो रहे हैं तो सिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहे। अगर आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसा ब्रेक करूंगा कि जब से मैंने बचपन से सुना है कि हमारा जो सर है सोते समय इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये मैंने सुना है बचपन में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आप इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है फिर? सो बेसिकली वास्तु के हिसाब से आपको आपका सर साउथ, अगर आपका बेडरूम का डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे आ रहा है तो सर साउथ में होना चाहिए, पाँव जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, और अगर आप ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे आ रहे हैं तो वेस्ट की तरफ आपका सर होना चाहिए और ईस्ट पे आपका पाँव होना चाहिए, राइट। मैं एक्चुअली, आप जब ये चीजें कह रहे थे तो मैं यूजुअली इस डायरेक्शन में सर करके सोता हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा सा ये क्लैरिटी भी मिली कि मुझे किस डायरेक्शन में सोना है सर करके। तो हाँ, तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस चीज को कि किचन का आइडियल लोकेशन और बेडरूम का तो आपने जैसे बताया, और घर के लोकेशंस के बारे में बताएंगे। सो न्यूली कपल के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज वो डायरेक्शन अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है।
सेक्स की डायरेक्शन होती है, पैशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है, आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस की डायरेक्शन होती है। इसलिए अगर आप उस डायरेक्शन में सोते हैं तो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। अगर आप कपल हैं, आपकी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, तो आप साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है, वहां पे आपकी बॉन्डिंग, लव स्किल्स जो रहती है वो अच्छी होती है। किचन के आइडियल डायरेक्शन फायर एलिमेंट के जोन्स होते हैं जो कि साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है। ये दो डायरेक्शन में आप अपने किचन को रख सकते हैं। किचन को रखना मीन्स आपका जो बर्नर है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है टॉयलेट। टॉयलेट 3 डायरेक्शंस में हो सकती है, क्योंकि ये 3 डायरेक्शंस नेगेटिव डायरेक्शंस होती है, जो कि ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन नेगेटिव जोन्स होते हैं। यहाँ पर आपका टॉयलेट होगा तो आपको उस डायरेक्शंस के नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो अभी जैसे आपने फायर एलिमेंट की लोकेशन बताई, हाँ, जो कि है किचन में, राइट। तो हमारे बाकी जो एलिमेंट्स है उनकी डायरेक्शन कैसे है, मतलब किस डायरेक्शन में है उनकी? वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट के बाद एयर एलिमेंट चालू होता है, जो कि होता है हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ये फायर जोन के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्थ एलिमेंट, जो कि ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक स्पेस एलिमेंट रहता है हमारा। सो ये डायरेक्शन इन एलिमेंट्स के थ्रू डिवाइडेड होती है। मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए बाहर ट्रैवल करते हैं अपने एक्चुअल घर को छोड़ के, राइट। तो वो जाके एक ऐसी नई स्पेस में रहते हैं जो कि रेंटेड होती है। तो क्या वो रेंटेड जगह पे जाने के बाद वास्तु, उधर का वास्तु उस चीज को अफेक्ट करता है या उस पर्सन को अफेक्ट करता है, या उसके घर का ही वास्तु उसको अफेक्ट करता है? सो वास्तु एक्चुअली क्या है? एनर्जीज है, राइट। वो एनर्जीज उसी एरिया में है, उसी सराउंडिंग्स में है। सो जिस जगह आप 21 दिन से ज्यादा रह लेते हैं, फिर वो आपका खुद का घर हो या होटल रूम हो या रेंटेड हाउस हो, ओके, वहां की एनर्जीज आपको अफेक्ट करने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर लिया, ठीक है, आपने वो घर रेंट पे दे दिया, तो आप जहां रह रहे हैं उस घर की एनर्जीज आपको अफेक्ट करेगी। उस घर में जो रेंट पे रह रहा है वहां की एनर्जीज उनको अफेक्ट करेगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये चीजों को ट्रीट किया जा सकता है वास्तु कंसल्टेंसी के साथ, मतलब आप उसको ट्रीट कर सकते हो अच्छी तरीके से? बिल्कुल। ओके, तो मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मे भी हो सकता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही हो, मे भी हो सकता है उसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो ट्रीटमेंट वास्तु के थ्रू अपनी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और 110% उसको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर मेरी लाइफ में वास्तु चेंज ला सकता है तो किसी की भी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो मोहित जी, क्या आप अभी वास्तु के बारे में कुछ मिथ्स ऐसे बता सकते हैं जो लोग जानते हैं लेकिन उनको वो चीज की इंफॉर्मेशन गलत है? सो बेसिकली जो सबसे बड़ा मिथ है कि हमारे बेडरूम में मिरर नहीं होना, ये सबसे बड़ा मिथ है। मिरर इतना इफेक्ट नहीं करता है अगर आपका बेडरूम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद बिल्ली का रास्ता काटना, ये भी एक मिथ है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद स्टेयरकेसेस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपके घर में होना, क्या वो कोई इफेक्ट करती है? नहीं करती है। स्टेयरकेसेस के नीचे टॉयलेट होना, ये वास्तु दोष मानते हैं बहुत सारे लोग, ये भी एक मिथ है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में ही भगवान के साथ अपने गुरु की भी पूजा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपके घर में आपका पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, प्लस आपके जो भगवान है और आपके गुरु हो उनकी अलग अलग पूजा होनी चाहिए। ओके, ओके, ये कुछ मिथ्स है जो हम कॉमनली जानते सभी हैं, राइट, लेकिन उसको गलत फॉलो कर रहे हैं। राइट। मैंने इस चीज के बारे में सुना था कि बेडरूम में, मतलब ये शायद हो सकती है इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, लेकिन मैंने ये सुना था कि अगर बेडरूम में मिरर है तो वो बेड के सामने नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए बेड के सामने? यही तो एक मिथ है। बेडरूम में मिरर हो सकता है, आपके बेड के सामने भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कुछ हुआ होगा ऐसा कि कोई इंसान उठा होगा, उसने उठ के अपने आप को मिरर में देखा होगा और वो डर गया होगा, सुबह 12 से खड़े होंगे, इसीलिए उसने वो मिथ बना दिया। पर ऐसा कोई मिथ नहीं है, आपके बेडरूम के सामने मिरर हो सकता है। ओके, तो मतलब जो लोग ये बता रहे कि उसका इफेक्ट होता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? या तो पब्लिक को पागल बना रहे हैं, कुछ भी रेमेडी बना के बेच रहे हैं, सिंपल।
ओके। और अभी तो कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो 99 रुपीज में भी वास्तु सिखा रहे हैं। अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, या तो वो 99 रुपीज में आपको अपना कोर्स बेचने का ट्राई करेंगे, या फिर उनकी कोई रेमेडीज होगी वो बेचने का ट्राई करेंगे। ओके। सो लोगों का जीवन निकल जाता है ये शिक्षा पढ़ने में। राइट। सो बेसिकली अगर किसी ऑडियंस को या फिर किसी को भी नॉर्मली अगर वास्तु शास्त्र या फिर वास्तु अपने घर में ठीक कराना हो तो उसको एक ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट को ही हायर करना है। राइट राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमारे लाइफ में बेसिक चीजें होती है। एक होती है लव रिलेशनशिप, दूसरी होती है मनी, तीसरी होती है हेल्थ। ठीक है, अगर इन तीनों चीजों को हमको एक बेसिक तरीके से अच्छा रखना है, इन चीजों को सुधारना है, तो वास्तु में ऐसी क्या चीजें की जाए जो हम इन तीनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? सो ये तीन चीज ऐसी है जो आज की तारीख में हर इंसान को चाहिए। राइट। पैसा सबको चाहिए, पैसा है तो अच्छी हेल्थ चाहिए, और अच्छा हेल्थ है तो अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। राइट। ठीक है, मैं तीनों की रेमेडीज बता के जा रहा हूँ। आप आपके घर में रेमेडीज करोगे, आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे, मनी प्रॉब्लम आ रही है तो भी सॉल्व हो जाएगी, और हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको इशू भी फेस कर रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना है कि आपके नॉर्थ में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अगर वास्तु दोष है तो उससे दूर करना है। नॉर्थ में मनी को लेके अगर कुछ भी हो तो नॉर्थ में। राइट। और उसके बाद आप आपके नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा सकते हैं। स्पॉटलाइट 30 वॉट की होनी चाहिए, फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ। वो 24/7 ऑन रहना चाहिए। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं तो चेक कीजिए कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। आप आपकी मेडिसिन, मेडिकल रिपोर्ट्स इस डायरेक्शन में ले जाके रखिए। आपकी चीजों का रिकवरी, आपकी जो डिजीज है उसकी रिकवरी होने लगेगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन होता है। ओके। अगर आप रिलेशनशिप में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप आपकी वाइफ का फोटो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ब्लैक फ्रेम में। अगर आपकी फैमिलीज का कोई इशू आ रहा है, आपके भाई से या फादर से नहीं बन रही है, इन-लॉज में नहीं बन रही है, तो आप आपकी फैमिली फोटो गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो आपके जो इश्यूज है वो सॉल्व होने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच मोहित जी, आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आने के लिए, और आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। आज के पॉडकास्ट के जो कॉन्वर्सेशन हुए हमारे बीच, उस कॉन्वर्सेशन से जो भी मैं चीजें सीखा हूँ मैं अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, और मैं उसके डिफरेंस भी देखने वाला हूँ, चेंजेस देखना चाहता हूँ। और मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वास्तु रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम को ड्रॉप करना, विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर आपको मोहित जी से कांटेक्ट करना है, यू कैन कनेक्ट विद हिम। और हम ऐसे ही वास्तु रिलेटेड और पॉडकास्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।